हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड आल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या था, कौन सा फिनोमेना था जिसको हम बैंकिंग ऑफ रोड्स बोल रहे थे? तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या था, जो हम आउटर एज को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देते हैं देन इनर एज, ठीक है, अबोव इनर एज, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। और कितने एंगल से उठा रहे हैं? वो जो एंगल होगा थीटा, उसको हम क्या कहेंगे? थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आउटर एज है इसको इतना ऊपर की तरफ उठा रखा है, एच हाइट में मान लो इसको, तो एच हाइट से ऊपर की तरफ उठा रखा है। जो थीटा है यहाँ पर वो क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग है। ठीक है, ये जब इंजीनियर्स वगैरह करते हैं तो वो अपने हिसाब से देख लेते हैं रोड बनाते समय। इसीलिए तो हाईवेज वगैरह पर स्पीड लिखी होती है कि स्पीड लिमिट, वो इसी वजह से स्पीड लिमिट लिखी होती है। ठीक है, कि आपका व्हीकल इतना ही फ्रिक्शन प्रोवाइड, ये जो रोड है और आपके व्हीकल्स है उनके बीच में इतना ही फ्रिक्शन आपको मिलेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। इतनी ही स्पीड लिमिट से आपको चलना है, इससे ज्यादा स्पीड आपको नहीं करनी है। तो कल वाले लेक्चर में हम ये सारे फोर्सेस देख चुके थे, एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, तो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार आर कौन कौन से हैं? एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सेकंड नॉर्मल रिएक्शन by the ground at an angle theta to the horizontal, vertical, not horizontal, vertical। ठीक है, और थर्ड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, between tires and the road, ठीक है। नाउ हमें पता है जहां पर भी एंगल थीटा बन रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? रेक्टेंगल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन ब्रेक एफ एंड आर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, Now we can break F and R in rectangular components। F और R को हम rectangular components में तोड़ सकते हैं। तो देखो भाई कैसे तोड़ सकते हैं F और R को हम rectangular components में? यहाँ पर फोर्स को हम कल हमने देखा ही था, तो अब फिर से एक बार मैं बता देती हूँ आपको। ये F है, यहाँ पर ये एंगल जो बनता है वो कितना बनता? थीटा। ओके, इसके साथ अगर ये तो यहाँ पर मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बना रखा है, तो इधर वाला कंपोनेंट F cos थीटा, नीचे जो आ रहा है वो कौन सा होता है? F sin थीटा। इसको लिख लेना नीचे F sin थीटा। ओके, R cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड और R sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर। तो R के लिए लिखो पहले R cos थीटा vertically upwards and R sin theta towards the center, ठीक है। इसी तरह F के लिए F cos theta towards the center and F sin theta vertically downwards, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके पास कंपोनेंट्स। ओके, आपने इन कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लिया है और यहाँ पर लिख भी लिया है। नाउ वी विल राइट डाउन द इक्वेशंस। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशंस लिखेंगे, बिकॉज हम तो फिजिक्स में क्या करेंगे? हर चीज को न्यूमेरिकली तो देखना है कि हाँ भाई ऐसे कैसे और कितना फिर हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमें हर चीज को मेजर करने की आदत हो चुकी है। तो देखो भाई, एज क्या कार ऊपर जा रही है, रोड में गड्ढा करके नीचे चली जा रही है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। एज देयर इज नो वर्टिकल मोशन, कोई भी वर्टिकल मोशन कार में नहीं है। ठीक है, अब जब वर्टिकल मोशन नहीं है कार में, दैट मीन्स दैट इज
कोस थीटा बराबर ये आर जो कोस थीटा है ये इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई। नाउ वी नो दैट वी नो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है म्यू इंटू में आर। ठीक है, यहां पर पुट कर दो आर कोस थीटा बराबर एम जी प्लस म्यू आर साइन थीटा। यहां से आर आर वाली टर्म्स को एक साइड ले आओ तो एम जी बराबर आर कोस थीटा, आर कॉमन ले लू भाई मैं, माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, आर को मैंने कॉमन ले लिया। अगर हम करते तो हम इस टर्म को सिर्फ इधर ही लाए थे, वो किसके साथ हो गई माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये यहां से क्या आ जाएगा, मैं आर निकालू अगर यहां से तो क्या आ जाएगा आर एम जी अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये आप एक इक्वेशन डाल दो। नेक्स्ट जो आपके पास एफ कोस थीटा है और आर साइन थीटा है आर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ द कार इज मूविंग विद वेलोसिटी v, if the car is moving with velocity v, then तो उस टाइम पे f cos थीटा और r sin थीटा, f cos थीटा एंड r sin थीटा are providing the necessary centripetal force, providing the necessary centripetal force। ये क्या कर रहे हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर बराबर एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। एफ की जगह वही है, वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा म्यू आर, आर को मैं कॉमन भी ले लू साथ साथ, आर म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब आर की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर आर की वैल्यू पुट कर दो एम जी अपॉन में ये हो गया म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये क्या था कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, m से m हो गया आपका कैंसिल, तो यहां से ये हमारे पास v के लिए हमें रिलेशन अगर चाहिए तो हम किस में कर लें, tan की फॉर्म में कर लेते हैं भाई। tan की फॉर्म में, tan थीटा की फॉर्म में चीजें थोड़ी ज्यादा इजी रह जाती है हमारे पास। तो देखो भाई क्या हो जाएगा आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो ये सबसे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आप क्या करो, ऊपर नीचे से cos थीटा से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर बराबर g म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, v किसके बराबर आ जाएगा, r को भी इधर ले जाओ r, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आर जी अंडर द रूट में, और ये क्या आएगा म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया अपन ने, आर अब की बार म्यू इसके साथ आएगा म्यू प्लस tan थीटा, सही होना चाहिए भाई बिल्कुल, वैसे तो करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो बेटा हमने तो नॉर्मली किया तो क्या था, तो नॉर्मली हम क्या चाहते थे, हम सिर्फ इतना चाहते थे कि हमारी जो स्पीड है मैक्सिमम स्पीड के साथ हम क्या कर पाए, रोड को टर्न कर पाए। तो यहाँ पर देखो ये जो पहले हमारे पास रिलेशन आया था वो क्या आया था, v मैक्सिमम कितना था म्यू आर जी, ये था। अब इस आर जी और म्यू में कुछ ना कुछ ऐड भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मतलब इस सेक्टर में कुछ ऐड हो रहा है। तो ये वाली वेलोसिटी जो है वो क्या है, ग्रेटर है देन द वेलोसिटी एट विच द रोड वाज नॉट बैंक्ड। जब रोड को आपने बैंक नहीं किया था, जब आपने रोड को ऊंचा नहीं उठाया था, उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से ये वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो आप ये यहां से देख सकते हैं। ओके,
तो दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी इन केस ऑफ अनबैंक्ड रोड। ठीक है, जब आपने रोड को बैंक नहीं किया था उस केस से ये वाली वेलोसिटी है, ये क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाए, ठीक है, म्यू एस क्या हो जाए, जीरो। स्पेशल केस लिख लो, इफ म्यू एस बराबर जीरो, ये म्यू एस लगा लेना इसको, ठीक है, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर ये जीरो हो जाए तो आप लोगों के पास v क्या आ जाएगा, आर जी tan थीटा। ठीक है, आर जी tan थीटा। उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी बिल्कुल क्या होगी, आप इस वेलोसिटी से उस टाइम पर भी रोड को कर्व आराम से कर सकते हैं। और ये वेलोसिटी, इसको मैं वी नोट बोल दूं, दिस वी नोट do not cause any wear and tear of tires। अगर आप इस वेलोसिटी पर ही हमेशा चलाते हैं तो गाड़ी के टायर्स कभी भी ना तो फटेंगे ना ही खराब होंगे। ठीक है, थीटा अगर आपको यहां से निकालना है तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर वी नोट स्क्वायर अपॉन में आर जी। तो इस वेलोसिटी के लिए थीटा कितना होना चाहिए, अगर आपके पास आपको वेलोसिटी पता है तो आपको थीटा निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और एक और स्पेशल बात देखो भाई, जब आपको न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं ना, चलो पहले यही देख लो, जब आपको न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं तो उस टाइम पे न्यूमेरिकल्स में आपको कभी भी ये नहीं होता है कि आपका थीटा ये है या फिर कुछ ऐसे नहीं, आपको कैसे दिया जाएगा, इफ अ रोड इज बैंक्ड 1 आउट ऑफ 7, तो वो इसको देकर आपको क्या बताना चाहता है, tan थीटा की वैल्यू बताना चाहता है कि 1/7 है। सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, ना तो थीटा देखना पड़ा ना ही फिर tan की वैल्यू देखनी पड़ी, सीधा ही tan थीटा बता दिया। मतलब वो ये तो 1 बता रहा है इसकी हाइट, और ये जो विड्थ बता रहा है ये कितनी बता रहा है, 7। ठीक है, ये 7। तो इस तरह से बोलेगा 1 आउट ऑफ 7, 1 आउट ऑफ 8, 1 आउट ऑफ 9, इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज आपको मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको ये हाइट निकालनी होती तो आप कैसे निकालते, तो एक तो tan थीटा आपसे कैसे निकला है, v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अभी हमने निकाला। दूसरा tan थीटा यहां से अगर आप निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में ओ ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है h, और अगर मैं इसको b मान लू, इस वाली जो पूरी है कंप्लीट, जो आप रोड की विड्थ हो चुकी है उठने के बाद, उसको मैं b मान लू, तो आपका ये जो है बेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो रूल है पाइथागोरस थ्योरम, उससे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब जो हाइट होती है वो बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू बी, एच इज वेरी लेस देन बी, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा बी स्क्वायर से। तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, हेंस एच कैन बी नेग्लेक्टेड, एच को आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा, h ओवर रूट बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ गया, एच बी। ठीक है, यहां से अगर आपको इस तरह से वैल्यूज गिवन है तो आप h निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बी ओवर आर जी। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी कैसे निकल जाएगी, एच आर जी अपॉन में बी का अंडर दी रूट। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई, हाँ भाई एक और बात, अगर आपको ये डाउट हो ना कि जो साइकिल वाला लिया था तो क्या उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, करेगा बेटा, बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी करेगा। तो जो आपकी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है ना, उससे कम होता है थीटा। ठीक है, थीटा जो होता है वो उससे कम होता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रिक्शनल फोर्स भी वहां पर कंट्रीब्यूट करता है। बट न्यूमेरिकली जो लॉजिकली चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर उस चीज को फिजिक्स में आपकी बुक्स में उस चीज को नहीं दिखाया गया है। ठीक है, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो भाई,
आप जो बैंकिंग ऑफ रोड्स है उसके यूजेस देख लें, अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं क्या 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 कुछ है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो ट्रेन्स वगैरह हैं वो भी क्या होती है, ट्रेन्स भी आपके पास एक साइड से अप मिलेंगी, जो आउटर वाली जो एज होती है ट्रेन की वो क्या होती है, अप मिलती है, और जो इनर वाली होती है वो थोड़ी सी लो लेवल पर आपको मिलती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स की एप्लीकेशन क्या है वो देख लो एक बार। ओके, और जो स्पीड लिमिट लिखी होती है वो इसी के हिसाब से, जब रोड बनाया जाता है उस पर बैंकिंग की जाती है, उसी के हिसाब से जो साइन बोर्ड्स होते हैं उस पर स्पीड लिमिट लिखते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन देखो बैंकिंग ऑफ रोड की। एप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स, तो देखो भाई, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम wear and tear ऑफ टायर्स। ये क्या करती है, जो टायर्स होते हैं उनके वियर एंड टीयर से बचाती है। ठीक है, और सेकंड क्या होती है, सेकंड क्या है कि ये आपको एक ज्यादा स्पीड पर रोड को कर्व करने में भी हेल्प करती है। तो देखो भाई कैसे होता है, अब देखो, जब व्हीकल है इस तरह से स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है, स्टैटिक की हम बात कर लेते हैं, स्ट्रेट खड़ा है, तो जो लोड होगा L1 और L2 दोनों टायर्स पर बराबर लगेगा, बिल्कुल बराबर लगेगा दोनों टायर्स पर। ठीक है, अब यहां पर जो थोड़ा सा कर्व होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, तो क्या होगा, नीचे वाले टायर पर, इस टायर पर ज्यादा होगा और L2 पर कम, L1 पर ज्यादा और L2 पर क्या होगा, कम होगा लोड। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि बैंकिंग ऑफ रोड्स करने की वजह से क्या हो जाता है भाई, कौन सा फोर्स आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो अराइज होता है, किस टाइम पर अराइज होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब कोई भी चीज किसी सेंटर सर्कुलर पाथ में मूव करने स्टार्ट करती है। क्यों, किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। बट देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में नहीं होता, क्यों नहीं होता, हमने क्या कहा कि सेंटर की तरफ कौन है, सेंट्रीपिटल, सेंटर से अवे कौन है, सेंट्रीफ्यूगल, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होनी चाहिए भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बट जैसे ही इसका कनेक्शन यहां से टूटता है सेंटर से, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे जाना चाहिए, बट ये ऐसे ना जाके कुछ टेंजेंशियली जाता है। ठीक है, टेंजेंशियली जाता है ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से नहीं जाता है। बट हमने तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन ये दिखाई थी, और इसके साथ ही इसका मैग्नीट्यूड भी बताया था, mv² अपॉन में r। तो मतलब या तो हम गलत हैं या फिर बुक गलत है, कौन गलत है, ना तो हम गलत है ना बुक गलत है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है, एक स्यूडो फोर्स, मतलब झूठा फोर्स है ये। ठीक है, फोर्स होता ही नहीं है, ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है, बस हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, वी ओनली कंसीडर दिस फोर्स, एक्चुअली नो सच काइंड ऑफ फोर्सेस अवेलेबल इन अवर नेचर। ठीक है, हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ क्या कर लेते हैं, इसको इजी में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवा रहा है, हम उसका मान लेंगे, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो, अरे भाई रस्सी टूटने के बाद सीधा तो नहीं जा रहा है, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। ठीक है, अब देखो भाई, इस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट जो L1 है उस पर क्या होगा, ज्यादा लोड होगा इन कंपैरिजन टू L2, तो यहां से तो क्या होगा भाई, जैसे ही आपने क्या किया, लेवलिंग कर रखी है रेल की पटरियों की। ठीक है, रेल की पटरियों की सिर्फ लेवलिंग है, कहीं से भी आपने उसको बाहर वाली साइड से उठा नहीं रखा। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, ये क्या करता है हमेशा, इसमें देखो यहां पर ये क्या है, इसका mg। ठीक है, अब ये अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पर लगेगा, इसमें हमेशा नॉर्मल जो रिएक्शन लगेगा वो ऊपर की तरफ, और इसके क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, आर इस तरह से क्या लगेगा, उसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। वेट इसका कहां पर लग रहा है, नीचे लग रहा है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें कहां पर लग रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट बनाएं, तो वो यहां पर आएगा, रिजल्टेंट आएगा ना यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्टेंट यहां पर आएगा इस केस में। तो इसका मतलब ज्यादा लोड किस पर आ गया, इधर वाली इस पर, वो पूरा लोड देना चाहेगा। जैसे ही ट्रेन जाएगी, ट्रेन चलेगी, जैसे ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी उस लेवल रोड पर, मतलब लेवलिंग हो रखी है जिस टाइम पे लेवलिंग है, इस वाले केस में, इसमें नहीं, इस वाले केस में, इस वाले केस में जब ट्रेन लेवल है, ठीक है, तो ट्रेन का जो ये वाला व्हील है इस पर और इस पर हमारी तरफ से तो क्या होना चाहिए, बराबर फोर्स होना चाहिए। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, ट्रेन को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो बाहर वाले जो जितने भी व्हील होंगे जो बाहर वाली पटरी पर हैं उन पर ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब जो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना इफेक्ट दिखा रहा है वहां पर, तो इस पर ज्यादा लोड और इस पर कम लोड। तो इस अगर ऐसा रियलिटी में होता तो हमारे इंडिया में तो लाखों किलोमीटर है ट्रेन, फिर तो 2-3 फैक्ट्री ऐसी होती हैं जो सिर्फ ट्रेन की पटरी बनाए जा रहे हैं, 60-70 हजार लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें बदलते जा रहे हैं, टायर्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऐसा ही होता, फिर तो पैसे भी वेस्ट होते। तो वहां से क्या किया गया, फिर इसको थोड़ा सा लेवल कर दिया गया, ठीक है, इसको क्या किया गया, थोड़ा सा लेवल कर दिया गया। यहां पर जैसे इसको लेवल किया गया तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इसको उस टाइम पे भी बाहर की तरफ ही रखेगा इसका ध्यान, लेकिन इसका जो वेट है उसका एक कंपोनेंट किधर एक्ट कर रहा है, अंदर की तरफ। अब वेट का एक कंपोनेंट अंदर एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर लेकर जाना चाहता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस, और जो वेट आएगा वो दोनों साइड के व्हील्स पर बराबर आ जाएगा। इसीलिए जो रेल की जो पटरियां होती हैं वो क्या होती हैं, एक साइड से कर्व उठी हुई होती हैं, ठीक है, उनको भी क्या करते हैं, बैंक करके रखते हैं, ताकि जो रेल के बाहर वाले जो टायर्स हैं और जो उनका एक ट्रैक है वो खराब ना हो, ठीक है, ज्यादा पैसे भी वेस्ट ना हो। तो देखो भाई, दूसरा क्या है कि आप थोड़ी ज्यादा स्पीड के साथ क्या कर सकते हो, बैंक कर सकते हो रोड्स, सॉरी कर्व बैंड कर सकते हो रोड्स को, थोड़ी ज्यादा स्पीड के साथ आपकी उस टाइम की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है। तो अब देखो भाई, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, अगर वो एक टॉर्क, उस पर टॉर्क लग रहा है, हम नेक्स्ट 5th उसमें पढ़ेंगे, 5th यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है, तो जैसे उस पर टॉर्क लग रहा है तो वो टॉर्क क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम को भी चेंज करेगा, एंगुलर वेलोसिटी को भी चेंज करेगा, तो वहां पर क्या होगा, सारी चीजें चेंज हो रही हैं। अब एक्सीलरेशन भी होगा तो वो जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल है, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, आप एक स्ट्रिंग पर, स्ट्रिंग से बांधकर किसी ऑब्जेक्ट को इसमें मूव करवा रहे हो, ठीक है, खबरदार कोई सर्कल की शकल पे हंसा दो, पिटाई जोरों से हो जाएगी तुम्हारी। अब ठीक है ना, इस तरफ से आप सही है, आप सही है, ओके, इससे ज्यादा स्मूथ बढ़िया सर्कल नहीं बन सकता मेरे से। अब देखो भाई, मैं एक मान लेती हूँ किसी भी टाइम पर वो कहां पर आ गया, एक पॉइंट पी पर आ गया है, ठीक है, और यहां से इसने ये एंगल कितना बनाया वर्टिकल के साथ, थीटा। अब इस पॉइंट पी पर इसका वेट कहां पर एक्ट करेगा, एम जी, नीचे की तरफ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। ये टेंशन है टी में, स्ट्रिंग में, ये इस तरफ होगी, ये एम जी कोस थीटा, ठीक है, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, ये एम जी कॉस थीटा। अब एम जी साइन थीटा किधर बनेगा, इधर एम जी साइन थीटा बनेगा, बनाओ मत, क्या जरूरत है बनाने की, है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, इधर नहीं बनेगा भाई, कुछ इधर से बनेगा, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना के बनेगा, मत बनाओ, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो डायग्राम को, जरूरत तो पड़ेगी नहीं हमें उसकी,
या फिर बनाना चाहते ही हो तो बना लो, या फिर बना ही लो तुम। ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो देखो भाई, let us take motion of a stone tied to a, ये हाईएस्ट पॉइंट है, stone tied to a string। ठीक है, एक रस्सी से बंधा हुआ एक स्टोन का हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, एट एनी पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P पर क्या होगा, हमारे पास जो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्टोन इज फर्स्ट mg vertically downward, और एट एनी पॉइंट P, यहां पर मान लेना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, और लिख लेना बेटा, लेट द ऑब्जेक्ट डन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सेकंड क्या होगा, टेंशन T टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, भाई ब्लू वाले इंक से दिखाई तो दे रहा है ना तुम्हें, आई होप तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हो, क्लियर हो। ठीक है, हाँ चलो सही दिख रहा है, टेंशन T टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये दोनों फोर्सेस हमारे पास लग रहे हैं। लेट अस ब्रेक mg into rectangular components mg sin theta tangential to the circle and mg cos theta opposite to the tension in the स्ट्रिंग में टेंशन के बराबर होगा। तो यहां से T किसके बराबर आ जाएगा बेटा, T आ जाएगा mg sin थीटा के बराबर। ठीक है, अब सॉरी T किसके बराबर आ जाएगा, mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, mg cos थीटा के बराबर। लेकिन एक्चुअल फोर्स है वो कहां पर है, सेंटर की तरफ। कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें वो फोर्स भी यहां पर काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ हम इसको इसके बराबर लिखकर काम नहीं चला सकते। ठीक है, सिर्फ आप इसको इसके बराबर लिखकर काम नहीं चला सकते हो, आपको ये भी लिखना पड़ेगा जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर आप शो कीजिए। अब तो देखो भाई, इसको आप इस इक्वेशन को आप यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी उसको कैसे लिखेंगे, देखो T आपके पास क्या था, टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेट फोर्स भी किधर है, mv स्क्वायर बाय r, सेंटर की तरफ ही है। r क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल। लेकिन इस T में से कौन सा फोर्स माइनस हो रहा है, mg cos थीटा माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर T में से mg cos थीटा को माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट फोर्स कितना बचेगा, mv स्क्वायर अपॉन में r, और T आपके पास क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर ये आपके पास क्या आ गई, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए टेंशन निकालनी होगी तो आप ये निकाल सकते हैं। फिर यहां से देखो, फॉर मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, हम देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट के ऊपर। तो एट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट जो हमारा ये थीटा एंगल है, ये थीटा यहां पर पहुंच जाएगा, और ये थीटा कितना बन गया, 180 डिग्री। थीटा कितना बन गया, 180 डिग्री। कोस 180 कितना होता है, -1। ठीक है, कोस 180 -1, तो T किसके बराबर आ जाएगा, mvh, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी को मैंने क्या लिख दिया, vh स्क्वायर अपॉन में r।
माइनस एम जी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, टेंशन की। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट पर जो टेंशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट टेंशन टी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, जीरो से। क्योंकि अगर ये जीरो से ग्रेटर नहीं हुई तो रस्सी पूरा फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, पूरा फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगी तो सिर जो पत्थर है वो आपके सर के ऊपर आकर लगेगा। ठीक है, तो टी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, जीरो से। ठीक है, अब यहां पर लिख देंगे हम टी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, जीरो से। तो ये जो कंप्लीट है एम वी एच स्क्वायर अपॉन में आर माइनस एम जी, ये भी किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, जीरो से, क्योंकि टी जीरो से ग्रेटर है, यहां पर टी बराबर। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज एम वी एच स्क्वायर अपॉन में आर ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एम जी से, एम से एम कैंसिल, वी एच किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, जी आर से। ठीक है, वी एच किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, जी आर के रूट से, क्योंकि वी एच का क्या था यहाँ पर, स्क्वायर था, वी एच का क्या था भाई, स्क्वायर था, तो ये किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, जी आर से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये मिनिमम वेलोसिटी हो गई, मिनिमम ये वेलोसिटी होनी चाहिए मैक्सिमम हाइट पर, तभी वो ऑब्जेक्ट यहां से फिर यहां पर आ पाएगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, वापस चला जाएगा या फिर टूटकर अलग हो जाएगा। तो जो मिनिमम वेलोसिटी हो गई एट मैक्सिमम हाइट, मिनिमम वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी आपके पास, वी एच ग्रेटर देन जी आर। और ये बेटा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास कि आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी, वो क्या होगी, दोनों पॉइंट्स पर सेम होगी, टोटल एनर्जी एट एल बराबर टोटल एनर्जी एट एच। ठीक है, जो टोटल एनर्जी है एल पर वो किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी होगी एच पर। ठीक है, तो एल पर मैं मान लू हाफ एम वी एल स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी एल पर। तो नेक्स्ट यहां से हाइट कितनी हो गई इसकी, इस पॉइंट से 2 आर, आर तो ये वाली डिस्टेंस और आर ये डिस्टेंस, तो काइनेटिक एनर्जी जो इस पॉइंट पर है वो हाफ एम वी एच का स्क्वायर, प्लस में कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर इसने हाइट भी तो गेन कर ली, और हाइट गेन करते ही क्या आ जाता है साथ में, पोटेंशियल एनर्जी। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, तो क्या आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर आता है एच, एच यहां पर कितना है 2r, आर तो ये और आर ये। ठीक है, तो यहां से आप हाफ एम वी एल का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, वी एच की जगह ये वैल्यू रख दो, हाफ एम वी एल स्क्वायर बराबर हाफ एम जी आर प्लस एम जी 2r, एम एम कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वी एल का स्क्वायर किसके बराबर बचेगा, वी एल का स्क्वायर जी आर प्लस 4GR, वी एल किसके बराबर आ जाएगा, √5GR। तो वी एल जो आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कल में मूव करवाना चाहते हैं तो आपके पास जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी, वो कितनी होनी चाहिए, 5GR। जिस सर्कल के रेडियस में आप इसको मूव करवाना चाहते हैं वो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप लोग याद रखिए, अपने दिमाग में बिठा लो बिल्कुल। और ये यहां पर बेटा ग्रेटर देन है ना, तो इसको आप ग्रेटर देन ही कर लेना। ठीक है, ये होनी चाहिए ग्रेटर देन, इस वेलोसिटी से ज्यादा या इसके इक्वल वेलोसिटी होनी चाहिए। आप देखो वीएल आपके पास कितना आ गया है, वीएल ग्रेटर देन इक्वल टू 5GR। ठीक है, अब ये तो थी मिनिमम टेंशन जब होती है स्ट्रिंग में तब की बात।
अब हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन तो T विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगी टेंशन? जब थीटा कितना हो जाए, ये था ना, T को आप इधर लेकर जाओ तो ये ऐसे था आपका रिलेशन, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 1, और थीटा की वैल्यू 1 कितनी कब होगी? जब थीटा किस पर हो 0। तो यहाँ पर थीटा मतलब यहीं पर इसी पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट होगा तब टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग में? मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? T किसके बराबर आ जाएगा? mvl² अपॉन में r। ये हो गई आपके पास T मैक्सिमम। VL की वैल्यू रख दो तो T ग्रेटर देन इक्वल टू VL की वैल्यू, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, तो m अपॉन में r और इंटू में 5gr, ठीक है। स्क्वायर था ना तो ये अंडर द रूट हट जाएगा, r से r हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। mv² प्लस में mg हो रहेगा, mg प्लस mg, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? T ग्रेटर देन 6mg, ठीक है। T मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा? किसके बराबर होगा? या फिर इससे बड़ा होगा, 6mg से बड़ा होगा। जो ऑब्जेक्ट का वेट है उससे 6 टाइम टेंशन में मैक्सिमम टेंशन होनी चाहिए स्ट्रिंग में। ओनली तभी जो स्ट्रिंग है वो ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली इस सर्कल में रिवॉल्व करवा पाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब तीसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर हो, किसी पॉइंट M पर हो, ठीक है, तो यहां पर ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर दो उस केस में। तो T मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे रख लो भाई। T मैक्सिमम कितना आया था? 6gr। अब यहां पर आपके पास थीटा हो गया 90 डिग्री, तो आप क्या निकाल दो? जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टेंशन तो कितनी हो जाएगी? mv² अपॉन में r। इतनी टेंशन हो जाएगी स्ट्रिंग में। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी होगी vm, तो वही रिलेशन है, क्या निकाल दो? mvm का स्क्वायर। इस पॉइंट पर कितनी एनर्जी होगी वो यहाँ पर इसके बराबर होगी ना। तो इस पॉइंट पर एनर्जी, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि यहां से यहां पर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी तो कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और हमेशा ये बात रखना, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। इस वजह से मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस mgr बराबर हाफ mvl का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? हाफ mvm² बराबर हाफ m 5gr माइनस mgr, ठीक है। यहां से आपके पास m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2, और vm² किससे ग्रेटर देन हो जाएगा? vm का स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा 3gr से, ठीक है। vm किससे ग्रेटर देन हो जाएगा? 3gr से। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव, याद रखना, ठीक है। कि अगर आपको लूप कंप्लीट करना है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, लूप की किसी पॉइंट पर कितनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना, ओके। एक और पॉइंट है, वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर और बना देंगे, वो यहीं से स्टार्ट कर देंगे और फिर उसमें करवा देंगे, ठीक है। बस 2-3 ही पॉइंट बच गए, लेकिन बहुत लंबा हो गया आज का लेक्चर, ठीक है।